नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण और शिक्षण का पेपर नंबर 34 हल कर रहे हैं, जिसमें आपको हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो निश्चित रूप से जो ये 100 टेस्टों की सीरीज है हिंदी की, यदि आप इसको लगातार अटेंड करते हो तो रीट पात्रता परीक्षा 2022 फर्स्ट एवं सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा इसको मिल जाएगा। इसके बाद में भी अभी आपके 66 टेस्ट और बाकी है साथियों हिंदी के। उसी प्रकार आपके साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथड है, सभी के 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। राजस्थान जीके की इतिहास की कला से, इतिहास एवं संस्कृति की कला से चालू कर दी है। भूगोल की टेस्ट सीरीज आपके लगातार चल ही रही है। तो इन चीज़ों को लगातार अटेंड करिएगा साथियों, तभी आपको इसका जो फायदा है वो सही प्रकार से मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 1, संयुक्ताक्षर किससे का निर्माण हुआ है। देखिए, संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 होती है। एक आपके होता है किसे, एक आपके होता है श्रेय, एक होता है आपके त्रय और एक होता है आपके ज्ञ। ये 4 संयुक्ताक्षर है। इनमें से जो किसे है इसका निर्माण किससे हुआ है आपको ये बताना है। तो देखिए, इस प्रकार से इसमें हलंत नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखना है। विकल्प 1 है शे प्लस एस है, दूसरा है क प्लस शे से, दोनों में हलंत है। तीसरा है क हलंत वाला और शे पूरा, और चौथा है क प्लस शेष है। तो यहाँ पर जो किसे ये बन रहा है इसका निर्माण साथियों तीसरा जो विकल्प दे रखा है क प्लस शे, इससे किसे शब्द ये बना है, क्षत्रिय वाला जो अपन बोलते हैं। देखिए, अगर इस किसे में हलंत लगा रहता तो फिर वहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाता, लेकिन इसमें हलंत नहीं है, मतलब स्वर भी है सम्मिलित। तो यहाँ शे में स्वर सम्मिलित है और यहाँ सम्मिलित नहीं है, अतः दूसरा सही न होकर यहाँ तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 1 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो आपके दूसरा प्रश्न देखेंगे साथियों। दूसरा प्रश्न, चैत्र का तद्भव होगा चेतक, चितेरा, चित्रकार और चेत। तो यहाँ पर चैत्र शब्द जो है ये एक तत्सम शब्द है जिसका आपको तद्भव रूप बताना है। तो बताइए प्रश्न नंबर 2 में कौन सा विकल्प सही रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा विकल्प। साथियों, प्रश्न संख्या 2 में जो सही आंसर है, चैत्र का जो तद्भव शब्द होता है वो होता है चेत। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 3 क्या पूछा जा रहा है। गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ती है, वाक्य में वहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है सर्वनाम के लिए, संज्ञा के लिए, विशेषण के लिए और क्रिया विशेषण के लिए। तो यहाँ पर एक शब्द है वहाँ, ठीक है, वह वहाँ पढ़ती है, ठीक। तो अगर हम बात करें गुंजन विद्यालय जाती है, ठीक, वह कौन, गुंजन, वहाँ, वहाँ कहाँ, विद्यालय में, मतलब विद्यालय जो शब्द है उसका प्रयोग वहाँ के रूप में हुआ है। तो विद्यालय शब्द, इस शब्द का प्रयोग, विद्यालय क्या है, विद्यालय सर्वनाम विशेषण या क्रिया विशेषण नहीं है, बल्कि विद्यालय है संज्ञा, अतः वहाँ शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, संज्ञा के लिए हुआ है। तो तीसरे प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। आशा आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे। पूरा जो है वो वीडियो देखकर जाइएगा और अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में बता कर जाइए। तो प्रश्न नंबर 4 है आपके, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा है आत्मा, देह, बूंद और बाहु ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और चौथा है वचन का अर्थ चिन्ह या संकेत से लिया जाता है। तो ये जो 4 कथन यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से आपको कौन सा कथन असत्य लग रहा है, बताइए। प्रश्न नंबर 4 में कौन सा विकल्प आपका सही है। तो साथियों, अगर हम बात करें पदवाची जो शब्द है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री है, डॉक्टर है, इनमें लिंग परिवर्तन नहीं होता है, सही बात है। सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी बिल्कुल सही है।
आत्मा शब्द, देह शब्द, बूंद शब्द और बाहु शब्द, ये चारों ही शब्द स्त्रीलिंग है। बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन चौथा विकल्प कह रहा है वचन का अर्थ चिन्ह या संकेत से लिया जाता है। वचन का अर्थ एक वचन, बहुवचन। साथियों, एक या एक से अधिक ये चीज़ें वचन के अर्थ में प्रयुक्त होती है, ना कि चिन्ह या संकेत। चिन्ह या संकेत इसका अर्थ नहीं होता है साथियों, ये गलत दे रखा है। अतः यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो ही आपके प्रश्न संख्या 4 में सही रहेगा। क्लियर है सभी के ये भी? तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। आपके 5वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कविता सविता से अच्छा गाती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक। तो यहाँ पर कारक संबंधी प्रश्न भी आपके आने वाली शिक्षक भर्तियों में पूछे जाएंगे। अब देखो, कविता सविता से अच्छा गा रही है, तो देखो अपादान से अलग होना, एक तो से कारक चिन्ह अपादान में आता है, संबंध में तो का, के, की, रा, रे, री इस प्रकार होता है, तो ये गलत है। अधिकरण में पे और पर ये 3 शब्द आते हैं, तो यहाँ पर से शब्द आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। मतलब तीसरा चौथा तो गलत है। अपादान और संप्रदान के लिए, संप्रदान का कारक चिन्ह क्या होता है? के लिए, लेकिन आपको यहाँ पर से शब्द भी मिल रहा है अलग होने के अर्थ में। तो फिर पहला या दूसरा कौन सा विकल्प सही करोगे साथियों? आपका विकल्प नंबर जो 2 है वो सही रहेगा। कविता सविता से अच्छा गाती है अपादान कारक का उदाहरण है। 5वें में सेकंड विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6ठा प्रश्न देखते हैं। उसने खाना बनाया है, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। देखो, बना लिया मतलब यहाँ ये भूतकाल में तो चला गया, लेकिन चारों ही विकल्प में क्या दे रखा है? भूतकाल। अतः पूर्ण भूतकाल में तो क्रिया भूतकाल में पूर्ण हो चुकी होती है। अब साथियों, खाना बनाया है, बनाया है अगर ऐसा होता खाना बनाया था तो पूर्ण में चला जाता, लेकिन जहाँ क्रिया अभी अभी पूर्ण हुई हो, अभी अभी पूर्ण होने का बोध हो, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है असल में समास विग्रह में प्रयुक्त समास की पहचान कीजिए। अविभव समास है, इसमें तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है और बहुव्रीहि समास है। तो बताओ प्रश्न नंबर 7 में कौन सा विकल्प आपका सही उत्तर होगा? तो साथियों, आपके प्रश्न नंबर 7 में जो सही उत्तर है, अब पहले हम देखेंगे असल में, ये तो समास विग्रह वाला शब्द है। अब हम इसका जो समास युक्त शब्द है उसको देख लेते हैं। तो असल में शब्द का समास युक्त के शब्द क्या बनेगा? सामसिक पद क्या बनेगा? दरअसल। क्या बनेगा साथियों? दरअसल, असल में। ठीक है, इसका समास विग्रह हो जाता है। और दरअसल शब्द में कौन सा समास है? अविभव समास है। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 8 है हार शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ त्यागने से लिया जाता है? आ, उप, प्रति और परि। तो हार शब्द में अगर हम साथियों उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द क्या बनता है? उपहार। उपहार का अर्थ यहाँ गिफ्ट वगैरह से लिया जाएगा। अगर हार शब्द में हम आ उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द बनता है आहार। आहार का मतलब खाने से लिया जाएगा, और आपको क्या देखना है? त्यागना। लेकिन यदि अगर हम हार शब्द में प्रति उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द क्या बनता है? प्रतिहार। यदि हम हार शब्द में परि उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द क्या बनता है? परिहार। तो देखो, त्यागने का अर्थ इन दोनों में से होता है परिहार का। अतः चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न साथियों, आपके प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से घात शब्द का विलोम चुनिए। आघात, प्रतिघात, विघात और सभी। तो आपको घात शब्द का विलोम बताना है कि भाई घात शब्द का विलोम क्या होगा। साथियों, प्रश्न संख्या 10 में आपका जो सही उत्तर है वो है घात शब्द का विलोम होता है प्रतिघात। घात शब्द का विलोम आघात नहीं होता है, ना ही विघात होता है। विकल्प नंबर आपका 2 ही सही रहेगा। घात का क्या बनता है? प्रतिघात बनता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष तौर पे याद रखिएगा। एक से छोटे छोटे प्रश्न, छोटी छोटी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में बड़ी सफलता दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है साथियों, इसलिए एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो चलिए देखते हैं 11वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है
वह जो इंद्रियों की पहुँच से परे हो वाक्यांश के लिए एकल शब्द होगा। इंद्रियातीत, अगोचर, जितेंद्रिय और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि ये आपका आंसर नहीं होता है। अब आपके सामने 3 विकल्प बचे हैं कि भाई पहला, दूसरा या तीसरा विकल्प। साथियों अगर हम देखें प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो उसको इंद्रियातीत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्रियातीत कहा जाता है। विकल्प 1 आपके 11वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो चलिए 12वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? शुश्रूषा, उत्तीर्ण, प्रादुर्भाव और कुवा। 4 विकल्प है, इसमें से 3 शब्द तो कैसे हैं? शुद्ध है, और 1 शब्द कैसा है साथियों? अशुद्ध है। उसी अशुद्ध शब्द का आपको चुनाव करना है कि भाई ये एक अशुद्ध शब्द है। तो देखो, उत्तीर्ण शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, प्रादुर्भाव शब्द बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है, शुश्रूषा या कुआं। तो साथियों जो कुआं शब्द होता है, कुआं में जो ऊपर ये चंद्र बिंदु लग रहा है, ये के पे नहीं इस पर लगता है। यहाँ ये क्या होगा फिर? 12वें प्रश्न में चौथा विकल्प एक अशुद्ध शब्द है। विकल्प 4 आपका जो है 12वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 आपके क्या है? ये देखो, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का आपको चुनाव करना है प्रश्न संख्या 13 में। तो देखो, पहला विकल्प है, सामान्यतः वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, कर्ता और उद्देश्य। दूसरा विकल्प है, कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कहा जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। तीसरा विकल्प है, क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 प्रकार माने जाते हैं। और चौथा विकल्प है, अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो बताओ भाई, प्रश्न नंबर 13 में कौन सा विकल्प आपका सही है? अगर हम देखें तो सामान्यतः वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, कर्ता और उद्देश्य। ठीक है, कर्ता और उद्देश्य, ये बिल्कुल गलत दे रखा है। क्यों? क्योंकि उद्देश्य और विधेय यहाँ पर वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। कर्ता और उद्देश्य तो दोनों एक ही चीज़ है, तो फिर ये क्या हो गया? असत्य। और आपको क्या देखना है साथियों? सत्य देखना है। कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कहा जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये एक सही या शुद्ध या सत्य वाक्य है। बाकी का तीसरा चौथा जो विकल्प है इसमें भी गलत दे रखा है, क्योंकि तीसरा विकल्प कह रहा है क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 प्रकार माने जाते हैं। जी नहीं, क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 प्रकार नहीं माने जाते हैं साथियों, क्योंकि क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। चौथा विकल्प कह रहा है अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार माने जाते हैं। ये भी गलत है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 नहीं 8 प्रकार माने जाते हैं। तो ओनली दूसरा ही विकल्प आपके प्रश्न 13 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। यहाँ सेकंड विकल्प सही रहेगा। तो चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, राधे, यहाँ पर फिर एक विराम चिन्ह लगा हुआ है, तुम आज भी विद्यालय नहीं गई, फिर एक विराम चिन्ह लगा हुआ है। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। विकल्प है, अल्प विराम चिन्ह है, अपूर्ण विराम चिन्ह है, अर्ध विराम चिन्ह है और विस्मय सूचक चिन्ह है। तो देखो यहाँ पर ये जो विराम चिन्ह दे रखा है, ये देखो ये तो पूर्ण विराम चिन्ह है, और पूर्ण विराम चिन्ह ये नहीं, ये वाला पूछा है राधे के बाद में जो लग रहा है, इसको विस्मय सूचक चिन्ह नहीं कह सकते, क्योंकि विस्मय सूचक चिन्ह इस प्रकार का होता है। तो ये आपका गलत हो गया। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प, कौन सा विकल्प आपके 14वें प्रश्न में सही रहेगा? ये जो विराम चिन्ह दे रखा है ये अपूर्ण या अर्ध विराम चिन्ह नहीं है साथियों, बल्कि इसको हम अल्प विराम चिन्ह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अल्प विराम चिन्ह के नाम से। विकल्प 1 आपके 14वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 15 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और कहीं पर बाय चांस अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों, क्योंकि कई बार माइंड में कोई चीज़ होती है और अपन उसको बोल अलग तरीके से देते हैं, तो कई बार ऐसा हो सकता है। कई बार क्या मतलब, कभी कभी ऐसा हो सकता है, कई बार तो नहीं होगा ऐसा। तो साथियों उसके लिए हमें कमेंट करके ज़रूर आप अवगत कराइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 15 क्या पूछ रहा है? 15वां प्रश्न है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ होता है।
खेत में लाठी से हकाई करना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना, समदृष्टि होना और एकता में शक्ति होना। तो बताओ प्रश्न नंबर 15 में कौन सा विकल्प सही है। एक लाठी से हाँकना जो मुहावरा है इसका आपको सही अर्थ बताना है। 15वें प्रश्न में देखते हैं उत्तर क्या सही रहेगा आपके। एक लाठी से हाँकना, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि खेत में लाठी से हकाई करना, गलत है बिल्कुल। सबसे एक जैसा व्यवहार करना, समदृष्टि होना, एकता में शक्ति होना, ये भी गलत है। दूसरा या तीसरा विकल्प आपका इसमें सही है साथियों। और इसका जो बिल्कुल ऑथेंटिक और करेक्ट आंसर है वो है सबसे एक जैसा व्यवहार करना, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ होता है। ठीक है, दूसरा विकल्प आपके 15वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 पर। तो चलिए 16वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 16वां प्रश्न है, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है, भाषा को लिखना सिखाने के लिए आवश्यकता होती है, भाषा का शुद्ध प्रयोग करने के लिए आवश्यकता होती है, भाषा को बोलना सिखाने के लिए आवश्यकता होती है, या भाषा को समझाने के लिए आवश्यकता होती है। तो बच्चों को जो हम व्याकरण ज्ञान प्रदान करते हैं उसकी आवश्यकता क्यों होती है, यही आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 16 में। साथियों 16वें प्रश्न में अगर हम देखें तो समझाने के लिए या बोलना सिखाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भाषा का शुद्ध प्रयोग करने के लिए व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता मानी जाती है। क्योंकि यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम व्याकरण के अनुसार चीज़ों को बोलेंगे लिखेंगे नहीं, व्याकरण के अनुसार हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे और वो अशुद्ध रूप उसका हो जाता है। अतः यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है आपके 16वें प्रश्न में? सेकंड विकल्प सही है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 पर। यहाँ 16वें में सेकंड विकल्प सही है। देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है आपसे। 17वां प्रश्न है आपके, लिखना, लेखन की बात की जा रही है। लिखना क्या है? लिखना, देखो विकल्पों को देखते हैं तब पता चलेगा कि कैसे पूछ रहा है प्रश्न। एक जटिल प्रक्रिया है, एक यांत्रिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है और एक तरह की बातचीत है। तो देखो स्वाभाविक प्रक्रिया क्या होती है? जो होना ही है, ठीक है, जो अपने आप होना ही है वो होती है स्वाभाविक प्रक्रिया। तो लिखना अपने आप तो नहीं, उसको तो सीखने की आवश्यकता पड़ती है साथियों। अतः यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है ये तो आपका आंसर नहीं है। जटिल प्रक्रिया भी आप इसको नहीं कह सकते, दूसरा या चौथा। तो प्रश्न नंबर 17 में आपका जो सही उत्तर रहेगा, लिखना एक तरह की बातचीत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? एक तरह की बातचीत की। लिख कर के भी हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हो तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को आप पढ़ रहे हो, वो भी एक तरह से आप यूँ कह सकते हो पढ़ क्या लिख रहे हो, सॉरी, आप किन्हीं चीज़ों को लिख रहे हो तो वहाँ पर विचारों को व्यक्त कर रहे हो। वहाँ पर पठन की नहीं, लेखन की बात की जा रही है। थोड़ा मुद्दे से मैं भटक गया था। लेखन की बात की जा रही है। विचारों को लिख रहे हो, आप लिख रहे हो, दूसरी चीज़ें, दूसरे लोग उसको पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बात वहाँ तक पहुँचेगी। तो इसलिए लेखन को भी एक तरह की बातचीत माना जाता है। चौथा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 पर। तो आपके 18वां प्रश्न देखेंगे। पठन कौशल विधि का उचित क्रम है वर्ण, पद और वाक्य, पद, वर्ण और वाक्य, वाक्य, पद और वर्ण और इनमें से सभी। तो देखो तीनों ही जगह पर अलग अलग विकल्प दे रखे हैं, अलग अलग तरीके से विकल्पों को पेश कर रखा है। तो फिर इनमें से सभी वाला तो सही नहीं होगा आपके, तो चौथा विकल्प तो हम गलत कर देते हैं। सबसे पहले बच्चों को वर्ण पढ़ना सिखाया जाता है, फिर पद और फिर वाक्य। अतः पठन कौशल का जो उचित क्रम है वो कौन सा रहेगा? वर्ण, पद और वाक्य। 18वें में आपके पहला विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 पर। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19 है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगमित पद नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। तो जो हर्बर्ट ने अपनी पंचपदी बताई है इसमें कौन सा पद नहीं दे रखा है? बताइए साथियों, प्रश्न नंबर 19 में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो हर्बर्ट ने प्रस्तावना के बारे में भी बताया है, प्रस्तुतिकरण भी इनकी पंचपदी में है, उद्देश्य भी इसमें आते हैं। लेकिन मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो हर्बर्ट ने मूल्यांकन नहीं बल्कि प्रयोग वगैरह ऐसी चीज़ें इन्होंने बताई है। तो अतः आपका जो चौथा विकल्प है
ये हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली के अंतर्गत परिक्रमित पदों में नहीं आएगा। 19वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 है, प्रक्षेपित सामग्री नहीं है मैजिक लैंटर्न, एपिडाइस्कोप, प्रत्यक्ष अनुभव और चित्र। देखो, प्रक्षेपित सामग्री की बात करें तो मैजिक लैंटर्न, जिसको हम कहते हैं जादुई लालटेन, क्या कहते हैं, जादुई लालटेन, ये भी प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आ जाती है। फिर एपिडाइस्कोप, ये भी प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत आ जाता है। चित्र प्रक्षेपित नहीं है, चित्र क्या है, अप्रक्षेपित सामग्री है साथियों। ठीक है, तो आपका ये भी आपका आंसर सही है, मतलब ये भी आपका आंसर है। प्रत्यक्ष अनुभव भी प्रक्षेपित सामग्री में नहीं आता है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव में तो हम बिल्कुल आमने सामने ही चीज़ों को देख कर के सीखते हैं, अवलोकन करते हैं, समझते हैं। अतः चित्र और प्रत्यक्ष अनुभव दोनों ही प्रक्षेपित सामग्री में सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं। 20वें प्रश्न में आपके तीसरा विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न, कवि शब्द में कौन सी संधि है, अयादि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और गुण संधि। तो कवि शब्द, कवि, अव शब्द आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, अव शब्द आ रहा है। और अव शब्द कौन सी संधि में आता है साथियों, अयादि संधि में आता है। एक तो आता है आपके आई, एक आता है आपके आई। ठीक है, आई, एक आता है अव और एक होता है आपके आओ। तो साथियों यहाँ पर जो ओ की मात्रा वाला जो है उससे अव शब्द का निर्माण होता है। तो अयादि संधि इसमें है और इसका संधि विच्छेद भी हम करके देख लेते हैं। कवि शब्द का संधि विच्छेद होगा को प्लस ई, को प्लस ई, छोटा वाला ई शब्द क्या बनेगा, कवि कैसे बनेगा कि यहाँ पर आ रहा है ओ के बाद में असमान स्वर आने पर ओ किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है साथियों। अब यहाँ पर के भी आधा हो गया है, ए इसमें मिला तो क पूरा हुआ, वह आधा हो गया है, इधर ई है तो इसमें एक ई की मात्रा लगी और शब्द क्या बना साथियों, कवि। को प्लस ई शब्द क्या बनता है, कवि बनता है। अतः पहला विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। क्लियर है सभी के ये भी। चलिए 22वां प्रश्न देखेंगे। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार, पढ़ाई, अपनापन और लाभदायक। साथियों अगर हम शब्द देखें, आपको क्या देखना है, उपसर्ग का प्रयोग जिसमें हुआ है उस शब्द को देखना है। तो अपनापन शब्द का निर्माण अपना प्लस पन से हुआ है। अपना इसमें मूल शब्द है और पन क्या लगा हुआ है, प्रत्यय, तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। पढ़ाई में आई यहाँ पर प्रत्यय है और पढ़ना मूल शब्द है तो इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। लाभदायक शब्द का निर्माण लाभ प्लस दायक से मिलकर बना है, इसमें भी कोई उपसर्ग नहीं है। लेकिन उपकार शब्द का निर्माण किससे हुआ है, उप प्लस कार यहाँ पर मूल शब्द है और उप इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर जो 1 है यही 22वें क्वेश्चन का सही आंसर होगा साथियों, प्रथम विकल्प। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 पर। तो 23वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ प्रथम विकल्प सही है। 23वां प्रश्न, वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया और कर्म और विशेषण। तो अभी हमने ऊपर के ही एक प्रश्न में देखा था कि वाक्य के घटक दो प्रकार के, वाक्य के घटकों की संख्या 2 होती है। एक आपके उद्देश्य होता है और एक आपके विधेय होता है। ये दोनों ही वाक्य के घटक कहलाते हैं। तो उद्देश्य और विधेय किस विकल्प में दे रखे हैं, पहले विकल्प में दे रखे हैं। तो पहला विकल्प आपके 23वें प्रश्न में सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर। तो चलिए 24वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, दिखावा, भुलावा, लावा और चढ़ावा। तो देखो चढ़ावा, भुलावा, दिखावा, लावा, 4 में ही आपको वाह तो पीछे दिख ही रहे हैं, लेकिन अब आपको देखना है आवा प्रत्यय किस में नहीं है। तो साथियों लावा शब्द का कोई टुकड़ा नहीं होता है, इसमें कोई आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। दिखावा, भुलावा, चढ़ावा, इन तीनों में ही आवा प्रत्यय है, लेकिन लावा में कोई आवा प्रत्यय नहीं है। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में
सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर और इनमें से कोई भी नहीं। साथियों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके इसमें सही बैठ रहे हैं। अगर हम देखें प्रत्यय लगा हुआ है ऐसा आपसे पूछा जा रहा है तो कोई नहीं वाला विकल्प तो हम हटा देते हैं। सागर और नगर और जादूगर, जादूगर शब्द का निर्माण जादू प्लस गर से हुआ है। जादू मूल शब्द है और इसमें गर प्रत्यय लगा हुआ है, अतः यहाँ पर जो दूसरा विकल्प है आपके 25वें प्रश्न में सही रहेगा। सा प्लस गर, तो यहाँ देखो सागर और नगर दोनों में यहाँ पर प्रत्यय नहीं है साथियों, ये मूल शब्द ही है, अतः यहाँ ओनली सेकंड विकल्प ही आपके 25वें प्रश्न में सही है। तो ये आज का हिंदी का टेस्ट, इसमें 25 ही प्रश्न में लेकर आया था। टेस्ट नंबर आपके 34 पूरा हुआ। अभी आपके 66 टेस्ट और बाकी है हिंदी के। तो निश्चिंत होकर के आप तैयारी कीजिए, लगातार तैयारी करोगे तो सिलेक्शन भी निश्चित रूप से ज़रूर होगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।